साथियों नमस्कार। आज अदम गोंडवी जी की कुछ पंक्तियों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो जो जिन्होंने फैसले लिए हैं उनके और समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी जलन ईर्ष्या कुंठा दिन प्रतिदिन सरकारी शिक्षकों के प्रति बढ़ती जा रही है, उनके और तमाम ऐसे अनुत्तरित सवालों के जवाब हेतु यह वीडियो है जो आपके तमाम पूर्वाग्रहों और मिथकों को ध्वस्त करेगा। तो साथियों से निवेदन है, जो साथी इस वीडियो को देखते जाएंगे वो इस वीडियो को अपनी टाइमलाइन पर अवश्य शेयर करते जाएंगे। तो साथियों, अदम गोंडवी जी की वो पंक्तियां हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारे मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, ये उनकी बात हो रही है जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो फैसले लेते हैं। तुम्हारे मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, यहां ननकू के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ये ननकू कौन है? ये ननकू और रज्जाक समाज के वही लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे सरकारी विद्यालयों के छात्र हैं। वे सरकारी विद्यालयों के छात्र जो एक एक करके जुड़ते हैं तो वर्तमान सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ही 1.92 करोड़ बनते हैं। ये वही छात्र हैं जिनके नामांकन के कारण जो पिछले 6 वर्षों में 40 लाख नामांकन की वृद्धि हुई थी और जिसके लिए सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी और सत्ता और शासन में बैठे हुए नुमाइंदों की तारीफें हुई थी। इन्हीं ननकू और रज्जाक के भाग्य का फैसला करने वाले लोग जब कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो वास्तव में सही नहीं है, लेकिन उनके उस फैसले का समर्थन समाज का एक वर्ग सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उनके घर में, उनके गांव में, उनके अगल बगल में कोई एक शिक्षक रहता है और वो शिक्षक जो पहले टूटी फूटी साइकिल से चलता था, वो शिक्षक जो कभी चेक वाली शर्ट और पैंट पहनता था क्रीच वाली, वो शिक्षक आज एक अच्छा खासा घर बनवा ले रहा है, आज बढ़िया गाड़ी से चल ले रहा है। तो उनकी वो जो जलन और ईर्ष्या थी, जो उनकी अपेक्षा थी कि शिक्षक हमेशा एक निरीह बना रहे, वो उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। तो वो तमाम कुतर्क गढ़ते हैं। और शिक्षक साथियों, सबसे आवश्यकता यह है कि शिक्षक मुखर नहीं रहता है, वो चुप रहता है, वो कहता है अरे बोलने तो फालतू बोल रहे हैं। नहीं, यदि आप चौराहे पर बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, तो आपके खिलाफ कोई कुतर्क गढ़ा जा रहा है तो आपका यह दायित्व है कि उस कुतर्क का तत्क्षण वहीं खंडन करिए। और इस ननको और रज्जाक की बात करते हैं। समाज के कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती है, प्राइवेट में क्यों नहीं चले जाते हैं? 1.92 करोड़ बच्चे आप जानते हैं कितने होते हैं? या 40 लाख जिन नामांकन की वृद्धि हुई, अगर सामान्य 40 लाख बच्चे भी हैं तो क्या 40 लाख बच्चों को शिक्षा देना एक कल्याणकारी राज्य का जो है संकल्पना नहीं है? तो साथियों, ननकू और रज्जाक ऐसे लोग हैं जो टूटे फूटे जो निजी विद्यालय हैं, जो मान्यता प्राप्त भी नहीं है, जिनकी फीस 50-100 रुपए भी है, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। समाज में एक ऐसा वर्ग भी रहता है। कभी निकलिए, गांव तक जाइए, और सबसे कमाल की बात है, ऐसे ऐसे लोग जिनको अपने गांव आए हुए ही 1-2 साल हो गया है, वो भी अभी उसी ख्याल में खोए हुए हैं कि सरकारी विद्यालयों में मैडम बैठ के स्वेटर बुन रही हैं और सरकारी विद्यालयों में गुरुजी टांग पे टांग रख करके सो रहे हैं। भूल जाइए, अपना पूर्वाग्रह त्यागिए, गांव आइए, विद्यालय आइए, अध्यापकों से मिलिए, और जो नवनियुक्त शिक्षक आए हैं उन्होंने जो धारणाएं बदली हैं उनसे परिचित होइए। मैं फिर कह रहा हूं, अटल जी की अध्यक्षता में हर गांव हर मजरे में विद्यालय होना चाहिए, इसकी संकल्पना की गई थी। अटल जी से महान नेता वर्तमान जो दल है उनका दावा है उन्हीं के नेता हैं, उन्हीं की यह संकल्पना थी। और कमाल की बात है, उन्हीं के दौर में जो उन्हीं के सामंत हैं वही उन्हीं के फैसलों को झुठला रहे हैं। तो अटल जी ने संकल्पना कुछ सोच के की होगी ना, कुछ बैठकें हुई रही होंगी, कुछ संवाद हुए रहे होंगे, कम से कम उन संवादों की फाइल खोल ली जाती यह फैसला लेने से पहले। लेकिन नहीं, फैसला लिया गया। और कमाल की बात है, अभी यह फैसला मात्र 15 साल पहले की बात है। संविधान में 86वां संशोधन हुआ था, आरटी एक्ट का आगमन हुआ था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और
वो व्यवस्था करने का दायित्व तो सरकारों को सौंपा गया था। तो आप सिर्फ एक बातों पर अगर जवाब मांग लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 100% हो गई है कि अब मजरों में विद्यालयों की आवश्यकता नहीं रही? क्या 6 से 14 साल के समस्त बच्चे शिक्षित हो गए हैं? क्या ड्रॉप आउट दर शून्य हो गई है? इन सब के जवाब आपके पास स्वतः पहुंच जाएंगे। फिर लौटते हैं, यही सरकार, यही शासन, यही संवेदनशील लोग थे जो कहते थे बच्चों को विद्यालयों में मारा ना जाए, क्योंकि मार के डर से बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं। जब उस दौर में चर्चा परिचर्चा हुई थी तो 2-3 कारण जो मुख्य तौर पर निकल करके आए थे जिनके कारण बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे, उनमें से पहला कारण यह था, सबसे महत्वपूर्ण कारण, विद्यालयों की दूरी। और विद्यालयों की दूरी के कारण ही छात्र तो एक स्तर तक फिर भी थोड़ा साक्षरता दर पुरुषों में अधिक थी, महिलाओं में साक्षरता दर कम होने का एक बहुत बड़ा कारण विद्यालयों की दूरी थी। और अब जो कोर्ट रूम में बहस हुई उसके हिसाब से तो उन्होंने कहा कि हम संसाधन उपलब्ध करा देंगे और बच्चे वहां चले जाएंगे। लेकिन हम आप भी जानते हैं कि कितने संसाधन उपलब्ध हैं और कितने उपलब्ध कराए जा सकते हैं। फिर भी मैं पुनः कहूंगा कि जो इतने संवेदनशील तौर पर फैसले ले सकते हैं कि विद्यालय में बच्चों को मारा ना जाए, इसके कारण से बच्चे विद्यालय से दूर हटते हैं, वो उनके मन में एक बार भी ये नहीं आया कि यदि विद्यालय का मर्जर होगा, एक विद्यालय की दूरी जो अभी बच्चे के घर से 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, मैक्सिमम 700-800 मीटर होगी, उसमें वृद्धि होगी। मैं कह रहा हूं एक भी बच्चा यदि इस कारण से शिक्षा से वंचित रह जाता है तो यह कहीं ना कहीं असफलता होगी कल्याणकारी राज्य की कि नहीं। इसके बाद बात आते हैं सबसे जो कुतर्क जो हमारे आपके सामने हर दिन प्रतिपल आते हैं, वो सबसे पहला तर्क कुतर्क ये है कि पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। और ये बात कहता कौन है? ये बात वही कहते हैं जो स्वयं खाली आधे तो पढ़े लिखे और ऐसे लोग जिनकी मानसिक स्तर अच्छे है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, लेकिन वो भी ये कहते हैं पढ़ाई नहीं होती है। उनसे सिर्फ एक प्रश्न है कि आपने ये कैसे तय किया कि पढ़ाई नहीं होती है? शासन निपुण असेसमेंट टेस्ट लेता है, उसमें परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का जो रिजल्ट रहता है वो हतप्रभ कर देने वाला है। नवोदय की परीक्षाएं होती हैं, निजी विद्यालयों की तुलना में सरकारी विद्यालयों की सफलता की दर अधिक होती है। स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है, उसमें सरकारी विद्यालयों के छात्रों की सफलता की दर निजी विद्यालयों से अधिक होती है। फिर आपने ये किस पूर्वाग्रह के माध्यम से तय कर लिया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है? मैं बताता हूं कैसे तय कर लिया। आपने तय किया आज के पहले किसी भी अपने कर्तव्य विमुख कह सकते हैं उनको, ऐसे किसी व्यक्ति ने बैठ करके किसी चौराहे पर चाय पीते हुए अपनी चर्चा में यह बात बोली थी कि मैं मुफ्त की सैलरी उठा रहा हूं और महीने के अंत में मेरे पास वेतन आ जाता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाता है और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक व्यक्ति यदि कर्तव्य विमुख होकर के ऐसी टिप्पणी कर देता है तो उसके आधार पर आप कार्यरत 1 लाख शिक्षकों के बारे में राय काम कर लेंगे? आप विद्यालय जाइए, अपने नजदीकी विद्यालय में जाइए, जागरूक बनिए। आप देश के जागरूक नागरिक बनते हैं, आपको अपने अधिकारों का बोध है तो आपको कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। नजदीकी विद्यालयों में जाइए, नहीं पढ़ाई होती अपने बच्चे की कॉपी चेक करिए, जाके शिक्षक से मिलिए, शिक्षक नहीं मानता खंड शिक्षा अधिकारी से मिलिए, बीएसए से मिलिए। शिक्षक यदि जो शिक्षक सैलरी उठा रहा है उसका दायित्व है वो पढ़ाए, और यदि वो नहीं पढ़ा रहा है तो वो अपने आप से तो बेईमानी कर ही रहा है, अपने कर्तव्य से बेईमानी कर रहा है, लेकिन उसको बाध्य करने का एक पूरा पूरा तंत्र है। और यदि फिर भी नहीं पढ़ा रहा है तो यह सिर्फ शिक्षक की विफलता नहीं है, उस तंत्र की भी विफलता है। तमाम अधिकारियों को शिक्षक के ऊपर बिठाया ही इसलिए गया है कि वो निरीक्षण कर सकें। क्या निरीक्षण कर रहे हैं वो? इसलिए इस पूर्वाग्रह को त्यागिए कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है। आप पहुंचिए विद्यालय में, नहीं हो रही है, गाइड करिए, एसएमसी के सदस्य बनिए, पीटीएम में आइए, स्वागत है आपका। दूसरा कुतर्क, नामांकन कम हो रहा है इसलिए इस पूरे तंत्र को प्राइवेट कर देना चाहिए। और कमाल की बात है, गांव की पुलिया पर बैठ करके पंचायत करते हुए ये बोलने वाले लोग अपने जीवन में ना अपने बच्चों का प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन करा पाएंगे और
प्राइवेट विद्यालय मतलब जीडी गोयनका, जेबीए और तमाम सारे सीएमएस जैसे बड़े संस्थानों की मैं बात कर रहा हूं, प्राइवेट कर देना चाहिए। सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल ये जब तक मौजूद हैं, एक आम ननको और रज्जाक की इज्जत, आबरू सुरक्षित है, वो जीवित है और वो भी पढ़ लिख ले रहा है, इस काबिल बन जा रहा है कि उस जो लाखों सैकड़ों की भीड़ है उसके बीच में खड़ा होकर के वो भी चार बातें बोल ले रहा है। जिस दिन ये तंत्र हटेगा, ईश्वर ऐसा दिन लाने नहीं देगा, ऐसा संघर्ष करके जो है ऐसा दिन आने नहीं देने के लिए जो है इतनी जागरूक लोकतंत्र है कि ऐसा दिन आने नहीं पाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन उसकी कल्पना भी भयावह होगी। फिर सबसे आखिरी और सबसे मजबूत कुतर्क इनके हिसाब से जो होता है वो ये होता है, सरकारी टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। क्यों भाई? तुम्हारी जानकारी में 10, 20, 50, 100 टीचर होंगे जो नहीं पढ़ाते होंगे। मेरा नंबर मैक्सिमम लगभग हर जनपद में किसी ना किसी शिक्षक के पास है, आप ले लीजिए। और जब जिस जनपद की आप बात करिए, मैं उस जनपद में आपको दर्जन भर से अधिक शिक्षक ऐसे ला करके दिखा दूंगा जिनके पुत्र पुत्रियां सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और पढ़ करके सफलता अर्जित करते हैं। तो अपना पूर्वाग्रह पुनः त्यागिए, वापस लौटते हैं। इन सब कुतर्कों के बाद मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, कुछ बातें जो मैं नहीं कहूंगा वो ये है कि हर वर्ष लाखों की संख्या में जो डीएलएड और बीएड करके जो प्रशिक्षु निकल रहे हैं, मर्जर के बाद उनके भविष्य का क्या होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि शिक्षक भर्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि पद की संख्या अगर विद्यालयों की संख्या में देखें तो क्या होगा उसका, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये टिप्पणियां हैं जो निकल करके आ रही हैं, जो सामने आ रही हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं तर्क दूंगा कि अति पिछड़े, निम्न, वंचित, दलित, शोषित वर्ग से आने वाली विधवा और परित्यक्ता महिलाएं जो इन विद्यालयों में रसोईया के पद पर कार्यरत थी वो रोजगार विहीन हो जाएंगी। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो आरटी एक्ट हर गांव, हर मजरे, हर बस्ती के पास में विद्यालय की संकल्पना करता है, वो 86वां संशोधन जो अभी मात्र 15 साल पहले हुआ था, वो प्रश्नों के दायरे में आ जाएगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो ड्रॉप आउट दर लगातार घट रही थी, जिसके लिए 800 रुपए प्रति बच्चे शासन की तरफ से आते हैं, जिससे बच्चा स्कूल से जुड़े बाल श्रम और बाल अपराध जैसी कुरीतियों से दूर रहे, यदि विद्यालय मर्ज होंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इनमें कुछ बदलाव आएगा, लेकिन आप जानते हैं क्या होगा। और ड्रॉप आउट की सबसे ज्यादा शिकार कौन होंगी? लड़कियां। और सरकारी विद्यालयों की सबसे बड़ी कामयाबी, जो सबसे बड़ी सफलता गिनाई जाती थी, वो ये थी कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर लगाम लगी थी, लड़कियां पढ़ने लगी थी। और यह सरकारी विद्यालय की कामयाबी की एक बड़ी इबारत में गिनी जाती है। मैं पुनः कहूंगा इस वीडियो को थोड़ा सा संक्षिप्त करते हुए, और मैं पुनः लौटूंगा अगले वीडियो में। मैं चर्चा करूंगा कुतर्कों की और उनके जवाब की, विद्यालयों में घटते नामांकन में नीतियों के विरोधाभास की, और नामांकन वृद्धि। अपने शिक्षक साथियों से भी उस वीडियो में आग्रह करूंगा कैसे नामांकन बढ़ाएं, क्या कर सकते हैं। मेरे ऊपर व्यक्तिगत जो भी, मैं अपना व्यक्तिगत जो भी रहेगा वो भी बताऊंगा कि कैसे मैंने, कितना नामांकन हमारे उसमें है, क्या कैसे है, हम अपने विद्यालय को संचालित कैसे करते हैं, ये सारी चीजें भी साझा की जाएंगी आगे वीडियो दर वीडियो में। अभी मैं पुनः करबद्ध प्रार्थना करूंगा और मैं बस इतना कहूंगा कि सारी ईर्ष्या, द्वेष, चलन, पूर्वाग्रह और जो भी आपके मन में आप रखे हुए हैं उसको एक साइड में उठा करके रख दीजिए। जिनके मन में है, जिनके मन में नहीं है उनसे नहीं कह रहा हूं। सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए, क्या आपने नहीं देखा है सुबह सुबह सड़कों पर जब तमाम सैकड़ों छोटे बड़े प्राइवेट स्कूलों की बड़ी बड़ी बसें, बड़ी बड़ी मैजिक, छोटे छोटे ऑटो जा रहे होते हैं ऐसे सड़कों पर भीड़ की तरह, तब उसी भीड़ में कई बार साफ सुथरी, कई बार फटी हुई, कई बार विद्यालय की ड्रेस ना होकर के सामान्य कपड़े पहने हुए, कभी जूतों में, कभी चप्पलों में, कभी नंगे पैर, हाथों में सब्जी वाला झोला टाइप का कुछ ऐसे झोला लिए हुए, या कभी कभी अच्छा झोला लिए हुए कुछ बच्चों का झुंड। इनमें बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके लिए कभी कभी तो 500-700 मीटर की दूरी भी आपके खुद ही आपके जहन में आएगा, यार विद्यालय दूर है, थोड़ा और नजदीक होता तो ये बच्चे जल्दी पहुंच जाते और सुरक्षित पहुंच जाते।
तो साथियों उनकी भी सोचिए। सिर्फ ये मत सोचिए आप अफोर्ड कर सकते हैं 1,000 रुपए पर मंथ की फीस, तो 1,000 वाला ही विद्यालय होना चाहिए और जो है मुफ्त वाला विद्यालय बंद हो जाना चाहिए। और यदि आप इतने मुखर हैं मुफ्त की शिक्षा के आप इतने मुखर हैं, तो सबसे पहले मुफ्त के राशन के खिलाफ भी बोलना सीखिए। क्योंकि वर्तमान में जो इस समय हमारे आलाकमान हैं, मैंने इन्हीं के माध्यम से सुना था कभी कि मुफ्त का राशन मुफ्तखोरी को बढ़ावा देगा। और मैंने भी सन 2012-13 में जब खाद्य सुरक्षा बिल आया था, तो इसके खिलाफ, इसके विपक्ष में भाषण देते हुए वाद विवाद प्रतियोगिता में जो है प्रथम स्थान अर्जित किया था। और आज जब वही लोग हुक्मरान बनकर आ गए हैं, तो वही उसकी खूबियां गिनाते हुए उस योजना को लेकर के चलते हैं। और मुझे हंसी आती है कि उस योजना की खिलाफत जिनसे प्रेरणा लेकर के मैं करता था, आज वही इसकी मुखालफत करते हैं। तो मैं अंत में बस इतना कहूंगा कि एक भी शिक्षा का भूखा नन्हा मासूम नंगे पैर विकास वाली कंक्रीट की सड़कों पर चलते हुए, स्कूल की दूरी तय करते हुए कश खाकर यदि गिरता है, तो यह सत्ता की नहीं हार होगी, यह वहां बैठे हुए अधिकारियों की नहीं हार होगी, यह समाज की हार होगी, यह हमारी हार होगी, यह आपकी हार होगी। इसलिए हर उल जलूल फैसले का अंध समर्थन बंद करिए। आपके समर्थन से समाज में फर्क पड़ता है और इस फर्क को सकारात्मक दिशा में मोड़िए। यदि आप चाहते हैं, यदि आप पक्ष के समर्थक हैं, तो आप यह प्रयास करिए वो सदैव अच्छे फैसले लें जिससे वे बने रहें। यदि आप विपक्ष के हैं, तो भी सिर्फ इसलिए चुप्पी मत साध लीजिए कि आपका एक साथी जो उसमें कार्यरत है वो जो है ज्यादा वेतन पा रहा है, उसके वेतन पर इससे असर आएगा। नहीं असर आएगा मित्र। उस शिक्षक को दूसरे विद्यालय भेज दिया जा रहा है, उसकी सैलरी पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। वो शिक्षक परेशान है अपने उन विद्यालयों में पढ़ने वाले मासूमों के लिए। हो सकता है इनमें से कुछ छद्म रूप से भी परेशान हो, लेकिन सब नहीं है। कुछ संवेदनशील भी हैं, कुछ मार्मिक भी हैं, कुछ करुणामयी भी हैं। तो मैं पुनः कहूंगा, वापस लौटिए, पुनर्विचार करिए और खुलकर बोलिए। शिक्षा आपका अधिकार है, अड़िए, लड़िए, हक लीजिए। और ये वीडियो की श्रृंखला जारी रहेगी इस खरी खरी में। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे विद्यालयों में नामांकन की, विद्यालयों की समस्याओं की, और जो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार हैं वो किस हिसाब से अपने हक को जो है ले सकते हैं। साथियों नमस्कार, शुभ संध्या।